पैनल में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। नदीम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अग्निमा दुबे जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारी। अग्निमा जी, आपका भी स्वागत। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ हैं, बतौर वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हमें बताएंगे कि आखिरकार क्या मायने हैं। सबसे पहले नदीम साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको इसे लेकर कि फाइनली बीजेपी जो है अब एक बार फिर माइनॉरिटीज की तरफ जाने की कोशिश करी? आपको लगता है बहुत सक्सेसफुल होगा या ये दिखावा है, आडंबर है, क्या है आपकी नजर में? देखिए, बहुत साफ हो गया है कि अब लग रहा है कि 2014 बहुत करीब आ गया है। जी जी। जब चुनाव करीब आता है तो इस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो जाती है। जी। ये देश बहुत अलग तरह का देश है, अलग जुबान, अलग कल्चर, अलग तहजीब, लेकिन ये मुल्क इकट्ठा है। हर 40 किलोमीटर पे जुबान बदलती है, हर 500 किलोमीटर पे शक्लें बदलती हैं, उसके बाद भी ये देश इकट्ठा है। एक राज्य में एक मुल्क बसता है और इतने सारे राज्य एक साथ इकट्ठा है। और जहां सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना या उसके पहले जनसंघ हुआ करती थी, उसकी विचारधारा पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रभावित है और इस राष्ट्र को वो कहीं ना कहीं कम्युनल एजेंडे पे ले ही जाते हैं फाइनली। तो ये जो कोशिश है वो ये है कि अब नरेंद्र मोदी को भी एक प्रोग्रेसिव नेता दिखाया जाए, नरेंद्र मोदी को भी। अच्छा नदीम जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बीच में ही आपको रोकूंगी। आपने कहा ये जनसंघ की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरीके की है। देखिए, एक विचारधारा होना एक अलग बात है, लेकिन क्या ये विचारधारा एंटी मुस्लिम है? क्या आपको लगता है कि ये विचारधारा एंटी मुस्लिम है? देखिए, आप उसको पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पढ़ेंगे, ये एंटी मुस्लिम नहीं है, पूरी तरह से एंटी माइनॉरिटी है। एंटी माइनॉरिटी है, एक खास तरह के तबके के साथ ही इस विचार के लोग काम करना पसंद करते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल विचार है। वो केवल एंटी मुस्लिम नहीं है, वो एंटी माइनॉरिटी है और चाहते ये है कि इस देश के अंदर नफरत के नाम पर सियासत की जाए। गुजरात के उन्होंने मॉडल बनाया, कुछ हद तक उसमें कामयाब रहे, लेकिन उनको ये पता है कि इस देश के अंदर आप तभी चल सकते हैं, तभी कामयाब हो सकते हैं जब सभी धर्मों के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को मिला के चलाए। नीतीश कुमार ने एक दूसरी पार्टी के नेता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि देश को अगर चलाना है तो सदभाव से चलेगा, प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, अमन से चलेगा। टीका 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 पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। टीका भी लगाना पड़ेगा, टीका भी लगाना पड़ेगा, टोपी भी पहननी पड़ेगी। ये एनडीए की जो उनके एनडीए के पार्टनर थे वो कर रहे थे। तो देखिए, ये कोशिश इसलिए है, अटल जी जब थे, अटल हिमायत कमेटी बनी थी, अडवाणी जी चले गए पाकिस्तान और उन्होंने जाके कहा कि जिन्ना सेकुलर है, उस पर तमाम बबेला मचा। और अब ये नरेंद्र मोदी को प्रोग्रेसिव फेस बनाने की कोशिश, फंडामेंटलिस्टिक प्रोग्रेसिव फेस बनाने की कोशिश है। मेरा लेकिन सवाल आपसे यही था कि क्या ये कामयाब होगा या नहीं, और आपको ऐसा लगता है कि एंटी माइनॉरिटीज है इनका ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं मेल खाता नहीं है? तो फिर इसमें इसके लिए मैं एंटी माइनॉरिटी भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव को देख के एक मुखौटा ओढ़ के, मुखौटा इनके यहाँ पहले पुराना लफ्ज है, गोविंदाचार्य ने अटल जी के लिए कहा था कि मुखौटा है अटल बिहारी वाजपेयी, और मुख और मुखौटा बड़ी लंबी डिबेट चली थी, एक तरह का मुखौटा है। अग्निमा जी, आप जरा हमें बताएं कि विजन डॉक्यूमेंट है क्या कर लेंगे बीजेपी वाले इसको लाने के बाद, या आपको लगता है कि कहीं माइनॉरिटीज पर इसका कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट दिखेगा? देखिए, जैसा कि अब 2014 की इलेक्शन है तो निश्चित तौर पे मोदी को जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है उसके तहत ही है, लेकिन मूलतः आपको मैं ये बताऊं कि अडवाणी ने, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि अडवाणी जी ने मार्च में जब तालकटोरा में बैठक हुई तो उन्होंने ये बात कही थी, ए चार्टर ऑफ कमिटमेंट टू द माइनॉरिटीज एंड इट इज एजेंडा ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये इन्होंने बात की थी। उस वक्त पार्टी में अंदर खाने, क्योंकि मैं कवर करती रही हूँ, तो थोड़ा सा रिएक्शन हुआ था और इस चीज को दबाने की कोशिश हुई थी। बाद में राजनाथ सिंह से मैंने पूछा भी था कि आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अचानक कुछ समय बाद जब अडवाणी जी, लिंक मैं बता रही हूँ कि कैसे कि अडवाणी जी जब नाराज हो गए, उनको मनाने की कोशिश हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मोदी उनसे मिलने गए तो अडवाणी जी ने उनसे शायद इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की बात कही और उसी के बाद ये बात उठ के आई है। जहां तक नदीम जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो मैं अहमदाबाद की, आपको अभी इलेक्शन हुए थे जामनगर में, वहां पे म्यूनिसिपल उसके जो इलेक्शन हुए थे उसमें करीबन 25 साल से कांग्रेस का कब्जा था, और अब जो वहां पे करीबन 27 सीटों पे पूरी बीजेपी आई है और उसमें से जो 24 हैं वो मुस्लिम जीत के आए। तो अब लोग कहते हैं कि गुजरात का मुसलमान अलग तरह से सोचता है, बाकी देश का मुसलमान अलग तरीके से सोचता है। तो अब देखना होगा 2014 में किस तरीके से जो मुसलमान है, कम से कम वो क्या न्यूट्रल होता है। नहीं, लेकिन आपको भी लगता है कि बीजेपी महज एक दिखावा कर रही है, एक शो ऑफ है, प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं भाई हमें तो बहुत फिक्र है, हमें इस कम्युनिटी की भी बड़ी फिक्र है, हमें माइनॉरिटीज की बड़ी फिक्र है, या आपको लगता है नहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह ये एक जेन्युइन? देखिए, ना तो फिर लालू को है, ना मुलायम सिंह को है, ना नीतीश को है, ना कांग्रेस को है, ना बीजेपी को है, सब
कम से कम जो बाकी के मैंने नाम लिए वो उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह देखते हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का वोट बैंक ये रहा नहीं है जी। जहां तक रिझाने की कोशिश है, मुझे लगता नहीं है कि जैसा कि मैंने उदाहरण दिया जामनगर के मुसलमानों की तरह पूरा देश का मुसलमान ऐसा सोचने लगेगा, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। तो निश्चित तौर पे एक जो छवि बनाने की कोशिश होती है पार्टी की कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, उस तरफ है वोट। मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई वोट लेने के लिए बीजेपी, मुझे नहीं लग रहा बीजेपी को भी पता है। इससे एक सेक्युलर इमेज स्थापित करने की शायद एक कोशिश है और ये एक इनिशिएटिव है। फजल जी, आपसे मेरा सवाल ये है, जैसा नदीम साहब ने कहा भी कि एंटी माइनॉरिटीज लगता है कहीं ना कहीं वो है, लेकिन एंटी मुस्लिम नहीं लगता। फिर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इतनी बड़ी राजनीति पॉलिटिकल पार्टीज के बीच क्यों? और क्या आपको लगता है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, कहीं इससे कुछ फायदा, जरा भी 5% भी मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, 1% का भी फायदा बीजेपी को इससे मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुल्क में मुसलमानों के दो शब्दों ने बहुत, मैं थोड़ा सी विस्तार देता हूँ, दो शब्दों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, एक अल्पसंख्यक और एक धर्मनिरपेक्षता। जी जी। इन दो शब्दों ने इस देश के मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से आज मुसलमान इस स्थिति में है कि हर 5 साल पे तमाम राजनीतिक दल उसे झाड़ पोंछ के किसी तहखाने से बाहर निकालता है और वोट हासिल करता है और फिर वोट के बाद फिर उसी तहखाने में बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस हो या भाजपा खुली दुश्मन है मुसलमानों की। ठीक है कि उनका एक एंटी मुस्लिम जो चेहरा है वो बार बार सामने आता है। निश्चित तौर पर जो कई बार एक कट्टर हिंदुत्ववाद और एक सॉफ्ट हिंदुत्ववाद की लड़ाई भी गुजरात में बराबर हुई, पिछले चुनाव में भी, इससे पिछले के चुनाव में भी देखा। क्योंकि कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में पिछले 3 टर्म से है। वहाँ श्री कृष्ण रिपोर्ट जांच रिपोर्ट आई थी, आज तक वो टेबल नहीं हो पाई। दंगों में मुसलमानों का किस तरह मारा गया या जो भी हो, महाराष्ट्र की सरकार को हिम्मत नहीं हुई, कांग्रेस और एनसीपी की वहाँ जो सेकुलर सरकार जिसको कहा जाता है वो वहाँ है, और उस सरकार ने आज तक उस रिपोर्ट को टेबल करने की अभी राजस्थान, चूंकि गुजरात की बात की नदीम साहब ने गुजरात, जाहिर है कि गुजरात की जब बात आएगी तो दंगों की बात आएगी। कांग्रेस के जमाने में मेरठ से मलियाना, भागलपुर से बिहार शरीफ बहुत सारे दंगे हुए, कहीं कोई दो राय नहीं है बनने में। और अभी की सरकार में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव की सरकार जब से सत्ता में आई बहुत सारे दंगे हुए। अभी राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, गहलोत जी के शासनकाल में मुसलमानों पर अत्याचार हुए, वहाँ दंगे हुए, पुलिस की गोलियों से लोग मारे गए। तो और इसके बाद गंगा जी की बात करेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज भी, सच्चर कमेटी इसी यूपीए सरकार ने बनाई थी, वो आज भी कहीं फॉलो नहीं हुआ, कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ये कहना है कि मुसलमानों के हमदर्द। मैं इसमें थोड़ा सा समझना चाहूंगी नदीम जी से और फजल जी से भी कि गुजरात का मुसलमान ऐसे क्यों वोट कर रहा है मोदी को और बीजेपी को वोट क्यों कर रहा है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। ये मेरी जिज्ञासा है, मुझे मेरी बहुत बड़ी जिज्ञासा है। नदीम जी, पहले आप अपनी बात कहें। देखिए, मैं इनके सवाल का भी जवाब देता हूँ। पिछले कई बार से तीसरा टाइम है ये नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में है। जी। और लोकतंत्र का जो नाम तो लोकतंत्र है, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं उस पर पूरा फांसीवाद हावी हो गया है। ऐसा लोकतंत्र है जो फांसीवादी लबादे से ढका हुआ है। मुसलमान कैंडिडेट भी मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। और इसलिए जिस तरह का खौफ का माहौल है और माइनॉरिटी के लोग, अभी मैं एनडीटीवी में देख रहा था इशरत जहां केस को कि किस तरह से उन्होंने मारा है और किस तरह से ले जाके काउंटर किया, एक तरह का टेरर बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के कैंडिडेट को क्यों नहीं जिता रहे? कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएं, कांग्रेस को जिताएं कि वोट कांग्रेस अभी इलेक्शन में मैं अपने सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बात कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आप करिएगा। तो इस तरह का टेरर है और इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद ही कहीं दुनिया में और देश में हुआ होगा कि स्थापित हुआ है, कि उसके चलते खौफ की वजह से, खौफ में बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, उस डर की वजह से और उस खौफ की वजह से वहाँ के माइनॉरिटी के लोग और खास तौर से मुसलमान नरेंद्र मोदी को हो सकता है कि एक सबका वोट दिया हो। आपको लगता है कि आज का मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है कि वो किसी डर में जाकर गुजरात पूरी दुनिया में आप मुसलमान की जो बिरादरी है, जो अपने आप में मुसलमान जो समुदाय है, आप उनकी स्ट्रेंथ को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी। बात स्ट्रेंथ की नहीं है, बात
देखिए 2002 में जो हुआ, गुजरात का मुसलमान कांग्रेस को भी मसीहा नहीं मान रहा है अपनी। जवाब, आपके सवाल का जवाब देते। जी। आपने कहा कि गुजरात में 2002 में जिस तरह से स्टेट ने एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि ने और राज्य का मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली शामिल है, अब तो बार बार चीजें निकल के आ रही है और तमाम जो उनकी रिपोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सब जगह बात हो रही है। कहीं ना कहीं इतना खौफ पैदा किया गया, सरकार ने पैदा किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे कहीं नहीं हुए कि स्टेट के लोग शामिल हैं। दिल्ली में क्या हुआ था सिखों वाला, वैलिड है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्पॉन्सर मुलायम सिंह करवा रहे हैं अभी यूपी में, आपने सिखों के खिलाफ हुआ स्टेट स्पॉन्सर। नहीं देखिए, वो तो देखिए, आप अगर दंगों को की जस्टिफिकेशन दूसरे दंगे से नहीं कर सकते, अगर सिखों का हुआ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो कह रहे हैं कि दंगे की बात मैं कर रही हूँ, मैं दूसरा नहीं कर रही। दंगे जब भी होते रहे, इस मुल्क के मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि वो बार बार दंगों से जूझता रहा। आपने कहा कि इस मुल्क का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ, शायद इसलिए मुसलमान इस मुल्क अगर पिछड़ा नहीं तो सक्सेस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि मुसलमान इस मुल्क में कितने पिछड़े हुए हैं। लेकिन ओबीसी कास्ट का भी यही हाल है, एससी की हम लोग बात करते हैं उनका भी वंदना, लेकिन फर्क है वंदना इसमें कि जिस भाजपा अभी मुसलमानों को बरगलाने या बहलाने की कोशिश कर रही है, वही भाजपा जब मुसलमानों के लिए कोई स्कीम आती है तो उसे तुष्टीकरण का नाम दे देती है। लेकिन दूसरी कम्युनिटी अगर कोई सवाल करता है तो तुष्टीकरण का नाम नहीं दिया जाता, वो उनका हक होता है। लेकिन मुसलमान जब अपनी कोई मांग करता है तो वो इस देश में तुष्टीकरण हो जाता है। तो ये दोहरा मापदंड है इस देश में मुसलमान। अगर जो फजल साहब कह रहे हैं वो बात सही है, या जैसा नदीम जी कह रहे हैं वो बात सही है, कितनी सही है कितनी सच है ये हम नहीं जानते, पर अगर ये सच है तो बहुत मुश्किल होने वाली है बीजेपी की राखें आने वाले समय में, चाहे वो विजन डॉक्यूमेंट लाए या वो कोई और चीज लेकर आए या कोई भी ऐसी तरकीब, कोई भी ऐसा नुस्खा जिससे वो माइनॉरिटीज या मुसलमानों को रिझा सके। नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है या होगा, या जो भी होने वाला है वो वक्त के हाथ में, लेकिन पॉसिबिलिटीज वैसी नहीं है। इसी को लेकर चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटी सी ब्रेक ले।